हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो अभी आरएमएल के एग्ज़ाम आने वाला है उसके ऊपर हम मॉडल पेपर बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने 6 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट डाल दिए हैं, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों अलग अलग मॉडल डाल रहे हैं। हमने 7वां नॉन नर्सिंग जो पार्ट था, नॉन नर्सिंग पार्ट यानी मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, इसका हमने अलग से पार्ट डाल दिया है। अब हमारा 7वां पार्ट है जिसमें हम नर्सिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप साथ साथ में आपको भी अपना जो लाइव चैट है उसके अंदर आपको कमेंट करते जाना है, आपके आंसर देखना है कितने आंसर आप सही कर पाते हैं। तो आपका लास्ट में आपको रिकॉर्ड, फिर जितने राइट आंसर हो उतना आपको रिकॉर्ड डालना है। माइनस मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं, जितने आपके क्वेश्चन सही हो उतना आपको लिखना है और साथ साथ में आपको लाइव चैट में कमेंट में डालते जाना है आपका आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिनोजन सीक्रेट्स बाय। पेप्सिनोजन किससे सीक्रेट्स होता है? पहला ऑप्शन है चीफ सेल, दूसरा है मास्ट सेल, तीसरा है बीटा सेल, चौथा है पेराइटल सेल। तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या आंसर है इसका। फिर मैं चलो इसका आंसर बताता हूँ। आपको 5 सेकंड मिलेंगे बस, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो फिर लंबा चला जाएगा, इसलिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट इसका आंसर आने वाला है चीफ सेल। जो चीफ सेल है उससे आपका पेप्सिनोजन सीक्रेट्स होता है। ये आपकी स्टोमक की सेल्स हैं। फिर बाद में आपका जो पेराइटल सेल है वहाँ से आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक एसिड्स का, जैसे आपका HCl हो गया। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है आपका चीफ सेल से। तो बीटा सेल से आपका होता है ग्लूकागोन और मास्ट सेल से आपका हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब सीक्रेट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन पोजीशन इन ए चाइल्ड विथ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट का क्या पोजीशन है? कॉमन पोजीशन विद चाइल्ड, एक बच्चा है जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है, उसकी कॉमन पोजीशन क्या रहेगी? तो पहला ऑप्शन है आपके पास स्क्विटिंग, दूसरा है प्रोन, तीसरा है सुपाइन, चौथा है साइड लाइन। तो ये 4 ऑप्शन है। जो भी आंसर है कमेंट करके, लाइव चैट में कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इसके अंदर तो हम इसी तरह से वीडियो बनाएंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आपके लिए लेके आएंगे हम यहाँ पर। तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। लाइक करें, कमेंट को थम्स अप करें। तो इसका साइड राइट आंसर होगा स्क्वेटिंग। जो स्क्वेटिंग है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट होता है उसमें देखो इस तरह से ये आपका डायग्राम देख सकते हैं। ये एक कंडीशन है जिसमें ये नॉर्मल आपका हार्ट है, इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है जिसमें आपका ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा देखने को मिलेगा, पल्मोनिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है जिसमें आपका एक्सरे पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो आपका ये हार्ट है वो शू शेप का दिखता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपका शू शेप का हार्ट दिखेगा इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो पोजीशन है वो आपकी इस तरह से रहने वाली है ड्यूरिंग टेट स्पेल्स। टेट स्पेल क्या होता है? जब बच्चा उठता है, क्राई करता है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसके बाद में जो बच्चा है वो एकदम ब्लू ब्लू हो जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको स्किन, जैसे लिप्स हैं, उसके नेल्स हैं, वहाँ पर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसी में फिर उसको हम नी चेस्ट पोजीशन या फिर स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं, जिससे उसका इंक्रीज ब्लड फ्लो हो सकता है, लंग्स के लिए हो जाता है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। फिर तीसरा है, इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यूट्रस बिकम हार्ड। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें यूट्रस हार्ड हो जाता है, ऐसे में इंटरमीडिएट एक्शन क्या होगा नर्स का? तो पहला ऑप्शन है यूट्राइन मसाज, दूसरा है इंक्रीज ओरल फ्लूइड, तीसरा है रिकॉर्ड टेम्परेचर, चौथा है शिफ्ट टू वार्ड। तो ये आपके पास में है, जल्दी से आंसर करके बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा यूट्राइन मसाज। आपको यूट्राइन मसाज करनी है, तो ये इसका राइट आंसर होगा
कि आपको अगर थर्ड स्टेज के अंदर आपको यूट्रस हार्ड दिखता है तो उस टाइम आपको यूट्राइन मसाज करनी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कॉमनेस्ट साइट यूज फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर कौन सी साइट IM इंजेक्शन के लिए प्रीफर की जाती है, कॉमन साइट कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है वास्टस लेटरलिस, दूसरा है ग्लूटियल मसल, तीसरा है डेल्टोइड, चौथा है बाइसेप्स। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और थम्स अप कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएं। आप सपोर्ट करोगे तभी हम और अच्छा मैटर लेके आएंगे आपके लिए, और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हमें अच्छा लगेगा कि आप रिस्पांस दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसका आंसर आएगा वास्टस लेटरलिस, तो ये इसका राइट आंसर था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेथड यूज टू ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसा मेथड जिसमें वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कोल्ड चेन, दूसरा है वैक्सीन कैरियर, तीसरा है डीप फ्रीज, चौथा है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट करके बताइए। राइट आंसर इज कोल्ड चेन। कोल्ड चेन से क्या होता है कि जब आप वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसको जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसको आप कोल्ड चेन टेम्परेचर या कोल्ड चेन बोलते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कोई भी वैक्सीन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट कंप्लेनिंग नोजिया आफ्टर हैविंग फूड। एक पेशेंट है जो खाना खाने के बाद में नोजिया बता रहा है। इट इज विच टाइप ऑफ डाटा? ये कौन से टाइप का डाटा है? पहला ऑप्शन है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल, चौथा है नन ऑफ देम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी, क्या डाटा है? पेशेंट बता रहा है खुद कि मुझे नोजिया है, इसको कौन सा डाटा कंसीडर करोगे? तो राइट आंसर इज सब्जेक्टिव। वह खुद से बता रहा है, ये सब्जेक्टिव है। फिर नेक्स्ट है 0.45% NS नॉर्मल सेलाइन इज द। 0.45% NS क्या है? कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या फिर कोलोइड है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हाइपोटोनिक। जो NS है 0.9% जो NS होता है वो आपका नॉर्मल सेलाइन जो NS होता है वो आपका होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है? जिसकी ओस्मोलरिटी की बात करें तो वो आपकी ब्लड के बराबर होती है, इक्वल टू ब्लड ओस्मोलरिटी। और ब्लड की कितनी होती है? 250 टू 375। अगर इसके बीच में कोई भी फ्लूइड है जिसकी ओस्मोलरिटी है तो वो आइसोटोनिक आएगा। अगर इससे कम है तो वो आपका हाइपोटोनिक में जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो आपका, अगर इससे ज़्यादा है 375 से ज़्यादा है तो वो आपका जाएगा हाइपरटोनिक में। तो इस तरह से तीन तरह का फ्लूइड होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। फिर नेक्स्ट है एंगल यूज फॉर गिविंग IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन देने के लिए कौन सा एंगल यूज करते हैं, कितना एंगल यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 30 डिग्री, चौथा है 120 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका IM इंजेक्शन में एंगल यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, वी विल असेस विच लेव वैल्यू इन रीनल फेलियर पेशेंट। रीनल फेलियर के पेशेंट में कौन सी लेव वैल्यू हम चेक करते हैं? पहला ऑप्शन सीरम क्रेटिनिन, दूसरा सीरम कैल्शियम, तीसरा सीरम मैग्नीशियम, चौथा सीरम क्लोराइन। तो क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए। राइट आंसर विल बी सीरम क्रेटिनिन। अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसमें हम क्रेटिनिन चेक करते हैं, क्रेटिनिन का लेवल चेक करते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर असेसिंग ए पेशेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरालिटिक इलियस। एक पेशेंट है जो पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, उसको पैरालिटिक इलियस का कॉम्प्लिकेशन है। द की सिम्टम इंडिकेटिंग दिस कॉम्प्लिकेशन। कौन सा सिम्टम्स इस कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है? पहला ऑप्शन है रिकरेंट वोमिटिंग, दूसरा है एब्डोमिनल पेन, तीसरा है इनेबिलिटी टू पास फ्लेटस, चौथा है
watery डायरिया। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताएं, आपका रिस्पॉन्स बताएं ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम और अच्छी से मेहनत करके आपके लिए बहुत कुछ लेके आएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा इनएबिलिटी टू पास फ्लेटस। अगर कोई पेशेंट है पेनक्रियाटाइटिस का है और उसका पैरालिटिक इलियस का कॉम्प्लिकेशन हम देखना चाहते हैं तो उसका इंडिकेशन साइन होगा इनएबिलिटी टू पास फ्लेटस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट रिसीविंग कंटिन्यूअस साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन थेरेपी। एक पेशेंट है जो कंटिन्यू साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन ले रहा है। नर्स असेस फॉर, नर्स क्या देखेगी, किसके लिए असेस करेगी? पहला ऑप्शन है सीरम कैल्शियम, दूसरा है सीरम पोटेशियम, तीसरा है सीरम मैग्नीशियम, चौथा है सीरम सोडियम। तो राइट आंसर इज सीरम पोटेशियम। अगर नेबुलाइजेशन ले रहा है तो वो सीरम पोटेशियम लेवल चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कंटिन्यू साल्बुटामोल का नेबुलाइजेशन होता है तो पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ये 1 घंटे बाद देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। कौन सी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है? पहला ऑप्शन ग्लार्जिन, दूसरा एनपीएस, तीसरा रेगुलर, चौथा लिस्प्रो। तो क्या होगा, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है? ABCD। तो राइट आंसर इज ग्लार्जिन। ग्लार्जिन आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो कि आपकी 24 to 36 आवर तक काम करती है। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज। नॉर्मल बोन सेल क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन ओस्टियोसाइट, दूसरा ओस्टियोब्लास्ट, तीसरा ओस्टियोक्लास्ट, चौथा मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ओस्टियोसाइट। जो आपकी ओस्टियोसाइट है वो आपकी नॉर्मल सेल है। ओस्टियोब्लास्ट है जो आपकी बोन सेल बनाती है, जो कि बाद में मेच्योर होके आपकी ओस्टियोसाइट सेल बनाती है। ओस्टियोक्लास्ट आपकी ये आपकी बोन डिस्ट्रक्शन है, बोन डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंटीडोट ऑफ MgSO4। MgSO4 का एंटीडोट क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा पोटामाइन सल्फेट, चौथा नलकजोन। MgSO4 जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? एक्लेम्पसिया की, एक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसकी टॉक्सिसिटी में हम एंटीडोट देते हैं, उसका नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट MgSO4 का एंटीडोट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज नॉट गिविंग हिज टॉय टू अनदर। एक बच्चा अपना खिलौना दूसरे को नहीं दे रहा है। दिस टाइप ऑफ प्ले, इस टाइप का प्ले क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन पैरेलल प्ले, दूसरा ग्रुप प्ले, तीसरा सोशल प्ले, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस बाई। हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? पहला ऑप्शन है क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, चौथा है एसे नोड। तो हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका आंसर देना है आपको ABCD। तो राइट आंसर इज क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व। जब हार्ट वाल्व क्लोज होते हैं तो उससे साउंड आती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं पॉलीसाइदेमिया इन चिल्ड्रन शो द सिम्टम्स ऑफ। पॉलीसाइदेमिया बच्चों में क्या सिम्टम्स शो करती है? पहला ऑप्शन है कार्डियोमेगाली, दूसरा है पोलीयूरिया, तीसरा एडिमा, चौथा है फ्लश्ड फेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी फ्लश्ड फेस। फ्लश्ड फेस आपको पॉलीसाइदेमिया में देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टिलेशन ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट इज टू पुल ईयर। बच्चों के अंदर ईयर ड्रॉप डालते हैं तो उसका मेथड क्या रहता है? पहला ऑप्शन है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। आपको जो आपका ईयर है, ईयर पिन्ना को आपको डाउनवर्ड और बैकवर्ड करना है, या फिर डाउनवर्ड और अपवर्ड करना है, या फिर अपवर्ड और बैकवर्ड करना है, या फिर बैकवर्ड और अपवर्ड करना है। तो राइट आंसर इज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ये आपको ईयर जो पिन्ना है उसको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डल साउंड हियर ड्यूरिंग चेस्ट परक्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो आपकी चेस्ट परक्यूशन में डल साउंड सुनाई दे रही है वो किसकी वजह से सुनाई दे रही है? पहला ऑप्शन मास, दूसरा फ्लूइड, तीसरा बोन, चौथा एयर। तो राइट आंसर इज मास।
ये आपकी परक्यूशन में साउंड सुनाई देती हैं। रिजोनेंस इज द नॉर्मल साउंड फॉर द चेस्ट परक्यूशन। और डलनेस आ रही है तो कॉन्सोलिडेशन या फिर कोलैप्स की वजह से आती है। स्टोनी डलनेस आती है तो प्लूरल इफ्यूजन की वजह से आती है। और हाइपर रेजोनेंट जो साउंड है वो न्यूमोथोरेक्स की वजह से आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड टू चेक फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन एडल्ट। एडल्ट में बेस्ट मेथड क्या है फ्लूइड रिप्लेसमेंट का चेक करने का? तो पहला ऑप्शन यूरिन आउटपुट, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा रेस्पिरेशन, चौथा पल्स प्रेशर। तो इसका राइट आंसर इसका क्या आएगा? राइट आंसर विल बी यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट देख के हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट सही से हुआ या नहीं हुआ, प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, वो हम चेक कर सकते हैं आपका यूरिन आउटपुट देखकर। फिर नेक्स्ट है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजैकुलेशन। मिल्क इजैक्शन या फिर इजैकुलेशन, मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा आईडीएस, चौथा इंसुलिन। तो राइट आंसर क्या होगा? मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो राइट आंसर इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोलैक्टिन है जो आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन है जो आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नॉट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी का कौन सा इफेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन वेजोडाइलेशन, दूसरा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, तीसरा रिड्यूस पेन, चौथा स्टॉप ब्लीडिंग। तो राइट आंसर इज वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, रिड्यूस पेन, स्टॉप ब्लीडिंग। कोल्ड थेरेपी का कौन सा इफेक्ट नहीं है? तो राइट आंसर इज वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन आपको हॉट थेरेपी या हॉट एप्लीकेशन में देखने को मिलता है, बाकी ये सब आपको कोल्ड एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साकी टेप इज यूज्ड टू मेजर। साकी टेप क्या मेजर करने के लिए काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, दूसरा है हेड सर्कमफ्रेंस, तीसरा है चेस्ट सर्कमफ्रेंस, चौथा है टोटल लेंथ। साकी टेप किसके लिए यूज करते हैं? चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो राइट आंसर इज मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ये इस तरह की आपकी साकी टेप होती है जो आपका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करने के लिए काम में ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर इंस्पेक्शन विच टेक्निक शुड बी यूज फॉर द प्रॉपर एब्डोमिनल असेसमेंट। एब्डोमिनल असेसमेंट के अंदर इंस्पेक्शन के बाद में कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं? जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो एब्डोमिनल का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो इंस्पेक्शन के बाद में कौन सी टेक्निक आएगी? अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, ऑब्जर्वेशन, परक्यूशन। कौन सी आएगी? एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हैं उसमें आपने इंस्पेक्शन कर लिया, इंस्पेक्शन के बाद में क्या करोगे? तो राइट आंसर इज अस्कल्टेशन। ये आपकी ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है। आई एम पर्पल, आई एम पर्पल ऐसे याद कर सकते हो। पहला इंस्पेक्शन, दूसरा अस्कल्टेशन, तीसरा परक्यूशन, चौथा पाल्पेशन। इस तरह से आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच इज नॉट साइन ऑफ डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन का साइन नहीं है? पहला ऑप्शन एनिडोनिया, दूसरा इरिटेबिलिटी, तीसरा रेस्टलेस, चौथा होपफुल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो राइट आंसर इज होपफुल। होपफुल आपका डिप्रेशन में देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको होपलेसनेस देखने को मिलती है। होपलेस या फिर होपलेसनेस देखने को मिलती है आपको डिप्रेशन के अंदर। होपफुल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन सिक्रेट बाय। इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है? पहला ऑप्शन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, दूसरा अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास, तीसरा लीवर, चौथा गॉल ब्लैडर। इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है? बीटा सेल, अल्फा सेल, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर इज बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर गिव द आरटी फीडिंग ए चाइल्ड नर्स चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब फॉर। एक बच्चे को आरटी फीडिंग चल रही है तो नर्स को कब चेक करना है कि आरटी जो आपकी राइल्स ट्यूब है वो प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं है?
तो पहला ऑप्शन एवरी टाइम बिफोर फीड, दूसरा ऑप्शन 1 टाइम इन ए डे, तीसरा आफ्टर फीड, चौथा 3 टाइम्स इन ए डे। तो कब चेक करनी है? अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमारा काम करने का इंटरेस्ट और बढ़ेगा और हम आपके लिए एक से बढ़ के एक वीडियोस लेके आएंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा देंगे। तो राइट आंसर इज एवरी टाइम बिफोर फीड। जब भी फीड करवाती हैं उससे पहले एक बार चेक कर लेना है कि आपकी जो आरटी है वो सही जगह है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल एक्ट एज फेगोसाइटिक। कौन सी सेल फेगोसाइटिक की तरह काम करती है? पहला ऑप्शन मोनोसाइट, दूसरा थ्रोम्बोसाइट, तीसरा मैक्रोफेजेस, चौथा आरबीसी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ए, बी, सी और डी। राइट आंसर विल बी मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस है वो आपकी फेगोसाइटिक का काम करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज फर्स्ट टू ट्रीट हाइपोवोलेमिया शॉक। कौन सा पहले यूज किया जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या यूज किया जाता है सबसे पहले? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा फ्रेश ब्लड, चौथा वोल ब्लड, चौथा पैक्ड सेल्स। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर किसको प्रीफर देंगे आप इनमें से? तो राइट आंसर इज वोल ब्लड। वोल ब्लड आप हाइपोवोलेमिक शॉक को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लाइंट स्लिप बिटवीन कन्वर्जन। एक क्लाइंट है जो बातें करते करते सो जाता है, ये क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन स्लीप एपनिया, दूसरा नार्कोलेप्सी, तीसरा सोमनाबुलिज्म, चौथा इंसोम्निया। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। एक क्लाइंट है जो बात करते करते सो जाता है, इसको आप क्या बोलोगे? तो राइट आंसर इज नेक्रोलेप्सी। जब बातें करते करते बीच में सो जाना उसको आप नेक्रोलेप्सी बोलते हो। स्लीप एपनिया का मतलब जब नींद आती है तो नींद के टाइम बीच में आपका एपिसोडिक आपका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, और सोमनाबुलिज्म के अंदर नींद में चलता है पेशेंट और इंसोम्निया में नींद नहीं आती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पहला ऐसा कौन सा प्लेन है जो आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है? पहला ऑप्शन फ्रंटल, दूसरा सेजाइटल, तीसरा पैरासेजाइटल, चौथा ट्रांसवर्स। तो राइट आंसर इज फ्रंटल, सेजाइटल, पैरासेजाइटल और ट्रांसवर्स। आंसर विल बी फ्रंटल। फ्रंटल जो आपका प्लेन है वो आपकी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, और फ्रंटल को आप कोरोनल सूचर भी बोलते हैं। कोरोनल सूचर भी बोल सकते हैं। देखो कोरोनल एंड फ्रंटल, ये आपके जो ब्लू कलर का बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर दो हिस्सों में बांटता है, और हॉरिजॉन्टल है जो आपको अपर और लोअर में बांटता है, और जो सेजाइटल है ये आपको बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांटता है। इस तरह से ये आपके जो प्लेन्स हैं बॉडी के वो हैं। फिर नेक्स्ट है मेथड यूज टू गिव हेलोपेरिडोल इंजेक्शन। हेलोपेरिडोल इंजेक्शन देने का कौन सा मेथड है? पहला ऑप्शन जेड ट्रैक, दूसरा एम ट्रैक, तीसरा एन ट्रैक, चौथा डब्ल्यू ट्रैक। तो राइट आंसर इज ए, बी, सी या डी। राइट आंसर इज ए, जेड ट्रैक। जेड ट्रैक से आप हेलोपेरिडोल इंजेक्शन देते हैं। इससे फिर क्या होता है कि जो आपकी मेडिसिन है वो वापस बैक लीकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम देयर इज फ्लक्चुएशन इन वाटर सील चेम्बर विद रेस्पिरेटरी एफर्ट नर्स असेसेस फॉर। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में, तो नर्स को क्या लगेगा, क्या क्या सोचना चाहिए नर्स को? किंकिंग ऑफ चेस्ट ट्यूब, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल प्रोसेस, तीसरा एयर लीकिंग, चौथा नन ऑफ देम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी नॉर्मल प्रोसेस। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पेशेंट रिसीविंग हाईएस्ट ऑक्सीजन बाई ए मास्क विद रिजर्वायर ए पेशेंट रिसीविंग हाईएस्ट ऑक्सीजन। एक पेशेंट है जो किससे हाईएस्ट ऑक्सीजन ले सकता है? पहला ऑप्शन मास्क विद रिजर्वायर बैग, वेंचुरी मास्क, तीसरा नेजल कैनुला, चौथा सिंपल मास्क। तो कौन से मास्क में आपको हाईएस्ट ऑक्सीजन मिलेगी? मास्क विद रिजर्वायर बैग, या फिर वेंचुरी मास्क, या फिर नेजल कैनुला, या फिर सिंपल मास्क। तो राइट आंसर इज मास्क विद रिजर्वायर बैग। रिजर्वायर बैग के साथ में मास्क है तो आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स विल कीप इन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक पेशेंट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ में, तो उसका आइसोलेशन कितने टाइम के लिए होगा? तो पहला ऑप्शन 24 आवर, दूसरा 12 आवर, तीसरा टिल कल्चर नेगेटिव, चौथा आफ्टर 12 आवर ऑफ एंटीबायोटिक गिवन।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी 24 आवर। जो आपके एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं उसके 24 आवर तक नर्स को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आइसोलेशन रखना पड़ता है। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की जगह यहाँ पर वायरल मेनिंजाइटिस होता है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आइसोलेशन की। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वेजोडाइलेटर इंक्लूड्स। वेजोडाइलेटर का कौन सा इफेक्ट होगा? पहला ऑप्शन हाइपोटेंशन, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा डायूरेसिस, चौथा स्वेटिंग। तो वेजोडाइलेटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डायूरेसिस या फिर स्वेटिंग। तो राइट आंसर इज हाइपोटेंशन। वेजोडाइलेटर में आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है ए पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन स्मेलिंग। एक पेशेंट को स्मेल करने में डिफिकल्टी हो रही है। नर्स असेसेस फॉर विच क्रेनियल नर्व। नर्स कौन सी क्रेनियल नर्व को असेस करेगी? पहला ऑप्शन क्रेनियल नर्व फर्स्ट, दूसरा क्रेनियल नर्व सेकंड, तीसरा क्रेनियल नर्व थर्ड, चौथा क्रेनियल नर्व फोर्थ। तो राइट आंसर इज क्रेनियल नर्व फर्स्ट, जो आपकी है ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व को असेस करना होता है। फिर नेक्स्ट है ए क्लाइंट इज रिसीविंग आईवी फ्लूइड एंड डेवलप टेंडरनेस, वार्मथ, एरिथमा एंड पेन एट द साइट, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पेशेंट है जिसको आईवी फ्लूइड चल रहा है, उसको टेंडरनेस हो गई, वार्मथ हो गया, एरिथमा हो गया और पेन देखने को मिलता है जहां पर उसके कैनुला लगा है। तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? पहला ऑप्शन फ्लूइड ओवरलोड, तीसरा सेप्सिस, तीसरा फ्लेबाइटिस, चौथा इन्फिल्ट्रेशन। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? तो राइट आंसर इज कौन सा होगा राइट आंसर? फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन सप्लीमेंटेशन विद हाइड्रेशन, दूसरा सप्लीमेंटेशन विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन, चौथा प्रोफाइलेक्सिस विद वेल्पोरिक एसिड। तो राइट आंसर इज मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन। मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन से हम एनटीडी को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। फोलेट का मतलब यहाँ पे है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हम देके प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फिफ्थ वाइटल साइन। कौन सा फॉलोइंग फिफ्थ वाइटल साइन कंसिडर किया जाता है? पहला ऑप्शन ब्लड प्रेशर, दूसरा ईसीजी, तीसरा टेम्परेचर, चौथा पेन। तो क्या होगा? जो वाइटल साइन है वो टी, पी, आर और बीपी हैं। पहला टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी हैं। तो फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ इज पेन। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 40-year-old अनकॉन्शियस पेशेंट इज बोट टू द कैजुअलिटी फॉलोइंग रोड ट्रैफिक क्रैश। आरटीओ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, 40 साल का अनकॉन्शियस पेशेंट है जो कैजुअलिटी में आया है। हिज ब्लड प्रेशर वाज 80/60 mm ऑफ एसजी। जिसका ब्लड प्रेशर 80/60 mm ऑफ एसजी है। व्हाट विल यू डू फर्स्ट? तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहला ऑप्शन प्रोटेक्ट एयरवे, दूसरा स्टार्ट वेजोप्रेशर्स, तीसरा सीटी स्कैन ऑफ हेड, चौथा इन्फ्यूज 2 लीटर ऑफ क्रिस्टलोइड। तो राइट आंसर इज क्या करोगे आप ऐसे पेशेंट के लिए? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर इज प्रोटेक्ट एयरवे। आप ऐसे पेशेंट के साथ में सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है, एबीसी वाला रूल अपनाना है। फिर नेक्स्ट है ए वोमेन यूजिंग डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लीव इट इन प्लेस फॉर एटलीस्ट हाउ लॉन्ग आफ्टर इंटरकोर्स। एक पेशेंट, एक जो क्लाइंट है, जो आपकी वोमेन है, डायफ्राम यूज करती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो उसको कितने टाइम तक उसको रखना है, डायफ्राम को रखना है आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के बाद में कितने टाइम तक उसको वहीं पर रखना है डायफ्राम को? तो पहला ऑप्शन है आपका 6 आवर, दूसरा 12 आवर, तीसरा 1 आवर, चौथा है आपका 28 आवर। तो कितने टाइम के लिए रखना है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर इज 6 आवर। 6 आवर के लिए डायफ्राम को वहीं पर रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। कौन सा मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं है? पहला ऑप्शन फ्लुक्सेंटिन, दूसरा लिथियम कार्बोनेट, तीसरा वेल्पोरिक एसिड, चौथा
क्लोनाजेपाम। तो राइट आंसर इज फ्लुक्सेंटिन। फ्लुक्सेंटिन है जो आपका मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं है, बाकी ये सब मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है। फिर नेक्स्ट है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस ड्यूरिंग द परप्यूरियम एंड हैज एन अल्कलाइन रिएक्शन इज। आपकी यूट्राइन में परप्यूरियम के टाइम यूट्राइन से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे जो कि एल्कलाइन रिएक्शन का है? पहला ऑप्शन वेजाइनल डिस्चार्ज, दूसरा परप्यूरियल डिस्चार्ज, तीसरा एमनियोटिक सिक्रेशन, चौथा लोचा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या बोलोगे? राइट आंसर इज लोचा। सिक्रेशन को क्या बोलेंगे? लोचा। फिर नेक्स्ट है किट सप्लाइड एट सब सेंटर। सब सेंटर पे कौन सी किट सप्लाई होती है? पहला ऑप्शन किट ई, दूसरा किट एम, तीसरा किट के, चौथा किट बी। तो कौन सा किट सप्लाई होता है आपके सब सेंटर पर? तो राइट आंसर इज किट बी। किट बी एंड किट ए बी दोनों आपके सब सेंटर पर सप्लाइड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी इज। कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन जो कि आपका गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए है वो कौन सा काम में लेते हैं? तो पहला ऑप्शन है मैकबर्निस ग्रीडियरनोन, दूसरा कोचर्स इंसिजन, तीसरा फेनेस्ट्रियल इंसिजन, चौथा है लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन। तो कौन सा इंसिजन यूज लेते हैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए? कौन सा इंसिजन लेते हैं? मैकबर्निस ग्रीडियन या फिर कोचर्स इंसिजन या फिर फेनेस्ट्रियल इंसिजन या फिर लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन? तो राइट आंसर इज कोचर्स इंसिजन। कोचर्स इंसिजन क्या होता है? उसको आप सबकोस्टल इंसिजन भी लेते हैं बोलते हैं। ये आपका यहाँ से जो आपकी जिपोइड प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और नीचे तक लेके जाते हैं, जितना भी उनको नीचे तक लेके जाना पड़ता है। और जो आपकी जो रिब्स हैं उससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे ये आपका रहता है, दूर रहता है यानी यहाँ से। तो इस इंसिजन को आप बोलते हो कोचर्स इंसिजन। फिर नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। लार्ज बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन ग्रोस एनाटोमी, दूसरा रीजनल एनाटोमी, तीसरा सिस्टमिक एनाटोमी, चौथा सरफेस एनाटोमी। तो राइट आंसर इज ए, बी, सी या डी? राइट आंसर विल बी ए, ग्रोस एनाटोमी। ग्रोस एनाटोमी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट डजंट पास यूरिन एंड हिज किडनी वर्क्स नॉर्मल। एक पेशेंट है जिसकी यूरिन पास नहीं हो रहा लेकिन उसकी किडनी नॉर्मल काम कर रही है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन। ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है रिटेंशन, दूसरा है रीनल फेलियर, तीसरा है ओलिगोयूरिया, चौथा है एन्यूरिया। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे? किडनी काम कर रही है लेकिन वह यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है। तो राइट आंसर विल बी रिटेंशन। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको आप रिटेंशन बोलोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड यूज फॉर टेम्परेचर मैनेजमेंट इन रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर के अंदर टेम्परेचर मैनेजमेंट का कौन सा मेथड यूज में लेते हैं? तो पहला ऑप्शन आपके पास कंट्रोल मोड, दूसरा मैनुअल मोड, तीसरा सर्वो मोड, चौथा आपके पास नन ऑफ देम। कौन सा यूज करते हैं मोड? तो आपका रेडिएंट वार्मर में जो मोड यूज करते हैं वो है सर्वो मोड। सर्वो मोड आप रेडिएंट वार्मर में यूज करते हैं। इसमें दो मोड होता है, एक तो मैनुअल होता है, एक सर्वो होता है। ये दोनों मोड होते हैं। जो मैनुअल होता है वो आपको जब पेशेंट या फिर बेबी जब रेडिएंट वार्मर में आता है उससे पहले की कंडीशन के लिए मोस्टली यूज में करते हैं, उसको वार्म करने के लिए। और जो सर्वो मोड है ये ऑटोमेटिक के जैसे काम करता है, स्किन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होता है। और ये आपका मैनुअल है, जहाँ जितने पे सेट करोगे उतने पे चल जाएगा। इसमें इसको काम में कम लेते हैं क्योंकि इसमें ओवर हीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। और सर्वो मोड जो है आपका स्किन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अपने आप लेता रहता है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर कॉल्ड। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन हाइपरप्लेजिया, दूसरा हाइपोप्लेजिया, तीसरा मेटाप्लेजिया, चौथा डिस्प्लेजिया। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल क्या कहलाता है? सेल के नंबर को बढ़ने को क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया। तो राइट आंसर इज हाइपरप्लेजिया। जिन लोगों ने ये पूरे 50 क्वेश्चन देखे हैं वो अपना क्वेश्चन नोटबुक में लिखे हैं तो उनको बताना है कि कितने आपके क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो 50 में से आपको स्कोरिंग बतानी है। आपके 50 में से 30, 20, 10, 50 जितने भी हुए हैं वो आपको कमेंट करना है। और कैसा लगा हमारा वीडियो ये अलग से बताना है। अगर आप ये बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक करना जरूर